नमस्कार फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी लोग। 17 और 18 जुलाई के पीआईबी, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, कुछ दिन बीच में होल्ड हो जाती है क्लास, लेकिन कोशिश करते हैं कि जितने भी दिन होल्ड रहे उनका साथ में अपन करते रहे। ऐसा ना हो कि किसी भी दिन का छूट जाए करंट अफेयर्स, है ना। तो आप निश्चिंत रहिए, एक दिन दो दिन अगर क्लास नहीं आएगी तो वो 3 दिन की साथ में आ जाएगी। तो आपको न्यूज प्रॉपर मिलती रहेगी, भले 2 दिन बाद मिले। ठीक है। आपको जो भी डाउट्स हो इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, है ना। और एक और नंबर है ये वाला, इस पे आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। ठीक है। कोर्सेज से रिगार्डिंग एडमिशन गाइडेंस किसी भी तरीके की समस्या हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम है श्रवण कुमार, यूपीएससी सीएससी 2024 का मैंने इंटरव्यू दिया था और आज की क्लास को अपन करते हैं स्टार्ट। आज हमने टॉप 8 न्यूज ली है जो कि 2027 के एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरू करते हैं। पहली न्यूज थी, भारत की पहली जो स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का जो परिचालन हुआ है, आपको पता है 2 दिन पहले न्यूज में थी। इसको पीआईबी और इंडियन एक्सप्रेस ने कवर करा था। तो पहली तो ब्रीफ में जान लेते हैं 3 लाइन में कि ब्रीफ न्यूज है क्या। तो प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी है हमने, उन्होंने हरियाणा के जिंद सोनीपत रेलखंड पर एक भारत की पहली जो हाइड्रोजन ईंधन सेल से जो चलने वाली ट्रेन है, हाइड्रोजन सेल ट्रेन, उसको पहली हरी झंडी दिखाई है। भारत की पहली ट्रेन है। ठीक है। कहां पर चलाई गई है? स्टेट पीसीएस के लिए, हरियाणा के जिंद से सोनीपत के बीच में। यह ट्रेन ऑनबोर्ड हाइड्रोजन का उपयोग करके स्वयं बिजली उत्पन्न करती है, जो कि पूरी तरीके से जीरो इमिशन पर बेस्ड है। ठीक है ना। जल से इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करके, आपको पता है ना, हाइड्रोजन के अणुओं को तोड़ा जाता है, मतलब जल के अणुओं को तोड़ करके हाइड्रोजन एनर्जी बनती है। ये आपको पहले भी हमने क्लास में डिस्कस करा है। ये रेलवे का ये जो प्रोजेक्ट है वो जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका जैसे चुनिंदा देशों की कतार में भारत को ला करके खड़ा कर देगा कि पहले उन्होंने हाइड्रोजन ट्रेन चला चुकी है, भारत भी अब इस पद पर अग्रसर हो गया। प्रीलिम्स के लिए यहां से क्या इंपॉर्टेंट है, इसे उत्तरी रेलवे के दिल्ली डिवीजन के तहत 89 किलोमीटर जो जिंद सोनीपत मार्ग है ना, उस पर स्टार्ट किया है। पहली बात तो, है ना। इसका डिजाइन किसने बनाया? आरडीएसओ द्वारा। कार्य प्रणाली कैसे काम करती है? हाइड्रोजन ईंधन सेल हवा की जो ऑक्सीजन है ना, और जो लिक्विड क्यूफाइड हाइड्रोजन है, उसके बीच में इलेक्ट्रोलिसिस या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल जो प्रोसेस होती है उससे बिजली उत्पन्न करती है, और केवल पानी और जो ऊष्मा है वो उत्सर्जन के रूप में निकलता है ना। जलवाष्प बचेगा इसमें, धुएं की जगह जलवाष्प निकलेगा। ओके, ठीक है। ये पहल भारत के कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है ना, उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में बड़ा कदम साबित हो सकता है। ये प्रीलिम्स के पॉइंट से मेंस में भी यूज किया जा सकता है उसका। मेंस के पॉइंट्स देख लीजिए स्पेसिफिक, कि पहला तो डीकार्बनाइजेशन होगा, कि भारतीय रेलवे ने जिस तरीके से इस तरीके के इनिशिएटिव अगर इन फ्यूचर जारी रखे तो जो नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन जो 2070 का लक्ष्य है अपना, है ना, 2070, तो उसको पूरा करने में कहीं ना कहीं जो आपका जो टारगेट है उसको पूरा किया जा सकता है कि नेट जीरो आपको खुद को घोषित करना है। ठीक है। दूसरी चीज, ये पूर्णतः स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, जो कि भारत के घरेलू विनिर्माण और जो हरित ऊर्जा अवसंरचना है उसको बढ़ावा देगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट हो गया, आत्मनिर्भरता से जोड़ करके लिखा जा सकता है। तीसरा, शुरुआती दौर में तकनीकें महंगी होती है। आपको पता है कि अगर नई टेक्नोलॉजी अपन अपनाएंगे तो वो बहुत ज्यादा महंगी होती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से जो डीजल का आयात बिल है ना, जो राजस्व घाटा होता है डीजल का आयात करके, उसको कहीं ना कहीं बहुत हद तक कम कर देगी ये चीजें, जो कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है इंडिया का, वो बहुत मतलब उल्लेखनीय स्तर पर कमी आ जाएगी उसमें। तो ये चीजें दीर्घकालिक लॉन्ग टाइम में बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है भारत के लिए। ठीक है, आगे समझ में। प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कितना सही है। यह तकनीकी रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, तो पहली तो होगी गलत, है ना। सॉरी 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 सॉरी, हाँ, हाइड्रोकेमिकल है ना, पहला सही है, हाइड्रोकेमिकल। ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, पानी के अणुओं को तोड़ा जाता है। ओके। इस प्रक्रिया में जो उप उत्पाद जो बाय प्रोडक्ट होता है वो केवल जल और ऊष्मा होती है। ठीक है, दूसरा भी सही है। भारत इस तकनीक पर आधारित ट्रेन का परिचालन करने वाला विश्व का पहला देश है। गलत। इससे पहले जर्मनी, जापान, यूएसए, चाइना। ठीक है, तो केवल दो हो जाएंगे सही इसमें, पहला और दूसरा, तीसरा हो जाएगा गलत। ओके। मेंस का क्वेश्चन देखिए। भारत में सतत और हरित परिवहन व्यवस्था की ओर बढ़ने में हाइड्रोजन संचालित मोबिलिटी की भूमिका का मूल्यांकन करना है कि किस तरीके से हाइड्रोजन ईंधन परिवहन जो व्यवस्था है उसको डीकार्बनाइज करेगा। दूसरा, इसके वाणिज्यिक क्रियान्वयन में आने वाली प्रमुख अवसंरचनात्मक चुनौतियां कौन कौन सी होगी उसको लिखना है, गूगल करना है एक एक चीज को।
और लिखने की कोशिश करना है। ओके, आ गया समझ में? ठीक है। स्काई रूट का विक्रम फर्स्ट जो कक्षीय प्रक्षेपण है और उसका मिशन है जो मतलब स्टार्ट हो चुका है। इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज थी। ब्रीफ में न्यूज को जान लेते हैं। भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस जो है, इसने श्रीहरिकोटा से अपने पहले स्वदेशी रूप से विकसित रॉकेट विक्रम फर्स्ट का पहला कक्षीय ऑर्बिटल प्रक्षेपण किया है। ठीक है, ये थे न्यूज। अब देखिए, आगमन नाम का ये मिशन का नाम क्या था? आगमन। ये ध्यान रखना है। न्यूज में पूछ लेगा कि भाई ये टर्मिनोलॉजी न्यूज में थी, किससे रिलेटेड है? मतलब अभी स्टेट पीसीएस में तो पूछा जा ही सकता है। देश के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में कहीं ना कहीं जो विकास हो रहा है अंतरिक्ष क्षेत्र में, उसमें पहली बार एक निजी रॉकेट को पेलोड की कक्षा में स्थापित करना यह भारत में पहली बार हुआ है। ठीक है। विक्रम फर्स्ट 7 मंजिला ऊंचा ठोस और तरल ईंधन आधारित रॉकेट है, जिसे विशेष रूप से छोटे उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट जो है वहां पर स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया। आ गया समझ में? ठीक है। प्रीलिम्स के लिए क्या इस न्यूज से निकाला जा सकता है? देखिए, पेलोड क्षमता कितनी है? विक्रम फर्स्ट जो लो अर्थ ऑर्बिटल जो मिशन है, इसमें 350 किलोग्राम तक के छोटे उपग्रहों को लेकर जाया जा सकता है। ठीक है। यह रॉकेट भारतीय नैनो सैटेलाइट जो निर्माता है ना, स्पेस है, कॉस्मोसर्स है, स्वयं के जो स्कोप उपग्रह है, उसके तकनीकी प्रदर्शनों को कहीं ना कहीं वहां पर स्थापित किया जा सकता है। इसका नामकरण है वो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम जो साराभाई है उसके सम्मान में रखा गया है ना। मेंस के लिए क्या लिखा जा सकता है यहाँ से? मेंस में अंतरिक्ष क्षेत्र में जो निजीकरण हो रहा है, जैसे इसरो की जो इन स्पेस नीति है, इसके माध्यम से निजी क्षेत्र की भी भागीदारी बढ़ानी है। भारत की जो वैश्विक वाणिज्यिक जो अंतरिक्ष बाजार है ना, उसमें इन स्पेस के माध्यम से निजी क्षेत्रों को स्पेस जो सेक्टर है उसमें भी लेकर के आना है। ऑन डिमांड लॉन्च सेवा के वैश्विक स्तर पर जो इंटरनेट प्रदाता जितने भी छोटे जैसे जो स्पेस एक्स है ना, अब वो छोटे उपग्रहों को लॉन्च करते हैं क्योंकि वहां से इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं वो। तो उसमें कहीं ना कहीं भारत की ये जो मिशन है वो कहीं ना कहीं उनको एक सर्विस सेक्टर के रूप में प्रोवाइड करवा सकते हैं कि हम आपके सैटेलाइट्स को लॉन्च करेंगे लो अर्थ ऑर्बिट में। ठीक है। ओके। तकनीकी नवाचार देखिए, 3D प्रिंटेड लिक्विड जो इंजन है, कार्बन फाइबर जो संरचना है, उसका उपयोग अंतरिक्ष विनिर्माण क्षेत्र में भारत की तकनीकी प्रगति को कहीं ना कहीं दिखाता है। इस चीज को आप थोड़ा बहुत समझिएगा। मतलब कहीं भी अगर स्पेस टेक से सवाल आ जाए तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको लिखने को होना चाहिए पॉइंट। प्रीलिम्स का पॉइंट देखिए, स्पेस मिशन आगमन और रॉकेट विक्रम फर्स्ट के संदर्भ में बताइए कितने कितना सही है। ये भारत का पहला पूरी तरीके से निजी तौर पर विकसित कक्षीय प्रक्षेपण यान है। ठीक है, पहला सही है। इसे मुख्य रूप से भारी भू स्थिर उपग्रह नहीं, हल्के उपग्रह, ठीक है, 350 किलोग्राम तक के जियो सैटेलाइट नहीं है, ये लो अर्थ ऑर्बिट में भेजना है इसको। ठीक है। इसे सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र है श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया। तो पहला और तीसरा तो हो गया सही, सी हो जाएगा आंसर। मेंस का क्वेश्चन देखिए कि अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में निजी संस्थाओं के प्रवेश ने इसरो की भूमिका को एक ऑपरेटर से बदल करके एक उत्प्रेरक इनेबलर के रूप में स्थापित कर दिया। विश्लेषण कीजिए। इसको गूगल करना, अच्छे से सारी चीजों को लिखने की कोशिश करनी है। मैं नहीं बताऊंगा ये आंसर्स, आपको लिखना है। प्रैक्टिस करोगे तभी 6 महीनों में आप लिखना सीखोगे कि इन आंसर्स को कैसे, जिनमें कुछ भी नहीं आता है ना, उनको लिखना कैसे। पहले गूगल कर लो, जानकारी निकालो, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस करो। संशोधित ब्याज संवेशन योजना और ग्रामीण ऋण से रिलेटेड न्यूज थी, पीआईबी में इसको कवर किया गया था। नाबार्ड के स्थापना दिवस के अवसर पर वित्त मंत्रालय ने जो ग्रामीण ऋण पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी समीक्षा करी है। संशोधित ब्याज संवेशन मिशन है, इसके तहत किसानों को 7% के रियायती अल्पकालिक फसल ऋण दिए जा रहे हैं, जिसमें समय पर भुगतान करने पर 3% के अतिरिक्त छूट पर भी इनको मिलेगा। ठीक है, नाबार्ड द्वारा समीक्षा करी गई। हालिया सुधारों के तहत किसान क्रेडिट कार्ड की जो ऋण सीमा है उसको भी बढ़ा करके कृषि और संबंध क्षेत्रों के जो संबंध क्षेत्र जो है, कृषि से पशुपालन है, मत्स्य पालन है, वहां तक भी इसको बड़ा मतलब एक्सपेंड कर दिया गया और अधिक समावेशी बनाने की कोशिश की गई इस सेक्टर को। ठीक है। प्रीलिम्स के पॉइंट देख लीजिए। योजना के तहत प्रभावी ब्याज दर समय पर भुगतान करने वाले किसानों के लिए घटकर मात्र 4% रह गई है ना, कि भाई ऐसे 7% है, 3% एक्स्ट्रा और मिल गया तो 4% ही आप ब्याज भरना पड़ेगा आपको। 2019 में केसीसी का विस्तार पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन जैसे संबंध क्षेत्रों में भी कर दिया गया। ठीक है। छोटे किसानों को राहत देने के लिए बिना किसी गारंटी के ऋण सीमा को बढ़ा करके 2 लाख रुपए कर दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि भाई ऋण किसानों को अगर प्रोवाइड हो रहा है तो वो किस तरीके से हो रहा है, कितना हो रहा है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कृषि से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा, किसानों से रिलेटेड, समस्याओं से रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा, तो इन सारी चीजों को कहीं आप यूज कर सकते हो आंसर में। मेंस के पॉइंट देख लीजिए। वित्तीय समावेशन देखिए, केसीसी के माध्यम से वाणिज्यिक और क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी जो बैंक है उसमें करोड़ों किसानों को संस्थागत ऋण नेटवर्क से जोड़ा गया है ना। केसीसी रूरल रीजनल रूरल बैंक है,
सहकारी बैंक है, इससे किसानों को जो कहीं नहीं जो ऋण क्षेत्र है, औपचारिक ऋण क्षेत्र उसमें लाना है। नहीं तो मतलब बहुत आपको पता है कि किसानों का कितना शोषण होता है, जो महाजन वगैरह होते हैं उनके माध्यम से अगर ऋण लेते हैं तो अंतिम छोर तक पहुंच बनानी है कि भाई जो बटाईदार है किसान है या फिर मौखिक पट्टों पर जो दस्तावेजीकरण जो बढ़ता है कि भाई आपकी जमीन पर आपने साइन कर दिया, आपने उसके बदले ऋण ले लिया और वो नहीं चुका पाओ तो उनकी जमीन आपसे आपकी जमीन आपके हाथ से निकल जाती है। तो औपचारिक ऋण प्राप्त करने में कठिनाइयां होती है, उसको जोड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा। पैक्स है, उसका डिजिटलीकरण हो रहा है। पैक्स क्या होती है? प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां जो होती है उसके डिजिटलीकरण के माध्यम से ऋण वितरण में कहीं ना कहीं पारदर्शिता आएगी और ई नाम जैसे प्लेटफॉर्म से उनको जोड़ा जाएगा। ई नाम क्या है? वहां पर जो कृषि उत्पाद है ना उनको आप ऑनलाइन बेच सकते हो, विक्रय कर सकते हो, उसका ऑनलाइन विक्रय हो सकता है। ठीक है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए, संशोधित ब्याज सबवेंशन योजना के तहत केसीसी के संदर्भ में बताइए कितने कथन सही है। यह योजना केवल पारंपरिक फसल कृषि के लिए ऋण प्रदान करती है, मत्स्य पालन के लिए नहीं। पहला गलत है। ठीक है, तो पहला ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया, तो केवल बी हो जाएगा सही। दूसरा देख लेते हैं, समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को अतिरिक्त ब्याज प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है। स्वयं सहायता जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है उसको भी केसीसी के तहत ऋण के पात्र है। ठीक है, सही बात है ना, दूसरा और तीसरा सही है। मीन्स का क्वेश्चन देखिए, संस्थागत कृषि ऋण विस्तार के बावजूद भारत में जो छोटे और जो सीमांत किसान है वो आज भी अनौपचारिक साहूकारों के जाल में फंसे हुए। इस कारणों की जांच कीजिए, इसके समाधान हेतु पैक्स की भूमिका क्या हो सकती है इसको बताना है। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। हर बार जब एग्रीकल्चर से रिलेटेड सवाल आते हैं तो किसानों की समस्याओं पे पूछते हैं और सबसे बड़ी समस्या यही है, वित्त की समस्या। चौथा जो न्यूज था वो था पश्चिमी एशिया में जो संकट चल रहा है, अमेरिका ईरान के बीच में जो तनाव है मतलब लगातार बना ही रहता है। द हिंदू में न्यूज थी। ओमान की खाड़ी में रणनीतिक रूप से जो महत्वपूर्ण चाबार बंदरगाह है उसके निकट और हॉर्मुज जलसमूह मध्य है, जो हॉर्मुज स्ट्रेट है उसके आसपास अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य हमले तेज हो गए। ठीक है ना। वापस अब ईरान के रिवॉल्यूशनरी जो गार्ड है ना, ने इन क्षेत्र में अमेरिकी संपत्तियों पर जवाबी हमले की घोषणा की है। इससे वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है कि भाई जो हॉर्मुज स्ट्रेट से जो भी तेल वगैरह पास होते थे वो रुक जाते हैं इन सारी चीजों से। चाबार बंदरगाह के माध्यम से होने वाला जो भारत अफगानिस्तान के साथ मध्य एशिया के साथ जो व्यापार होता था वो भी रुक जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इस चीज से। प्रीलिम्स के देखिए पॉइंट, हॉर्मुज स्ट्रेट है उसको देख लेना है, इसको अपन ने पहले भी बहुत बार कवर कर रखा है, अभी आप इसको गूगल कर लेना। हॉर्मुज स्ट्रेट है, किस किस जल से सीमा साझा करते हैं, ठीक है, कौन कौन से उसके आसपास के एरियाज है। ओमान की खाड़ी को फारस की खाड़ी से जोड़ता है, बहुत बार डिस्कस कर लिया। कच्चे तेल के परिवहन का एक प्रमुख चौक पॉइंट है। ये ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है और भारत इसका विकास यूरेशिया तक सीधी पहुंच बनाने के लिए कर रहा है ना। यूरेशिया, यूरोप और एशिया तक, मिड एशिया तक, मध्य एशिया तक। ओमान की खाड़ी के उत्तर में ईरान है, पाकिस्तान है, ये आप एक बार मैप से देख लेना गूगल करके। ठीक है। मेंस के पॉइंट देख लीजिए कि पश्चिमी एशिया में कहीं ना कहीं अस्थिरता होगी तो भारत में कच्चे तेल के आयात की कीमत बढ़ जाएगी, है ना। और अगर वो होगा तो आपको पता है अभी हाल ही में जो तेल जो ऑयल है भाई, पेट्रोल और डीजल, उनकी जो प्राइसेस है वो बहुत ज्यादा आसमान छू रही है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल की कीमत तो कम हो गई है, लेकिन सरकार इतने ही पैसे वसूल रही है। ठीक है ना, उसके पीछे की एक रियलिटी ये भी है। ओके। भारत के अमेरिका और ईरान दोनों के साथ मजबूत द्विपक्षीय संबंध है और ऐसे में रणनीतिक स्वायत्ता, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखना भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक चुनौती है कि भाई आपको ईरान के साथ में भी संबंध बनाना है तेल के लिए और अमेरिका के साथ भी संबंध बनाना है। तो ये जो कहीं नहीं मध्यस्थता वाली जो नीति है, स्वायत्त जो आपकी स्ट्रेटेजिक रिलेशंस है, उसको मेंटेन करना बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए। अगर चाबार बाधित होगा तो अंतर्राष्ट्रीय जो उत्तर दक्षिण गलियारा है उसकी भी प्रगति धीमी हो जाएगी, मध्य एशिया तक जो भारत की पहुंच है वो भी रुक जाएगी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है इस चीज से। प्रीलिम्स का पॉइंट देख लीजिए, क्वेश्चन जो स्ट्रेट है उनको जोड़ने वाले जल क्षेत्रों के साथ में देखना है। हॉर्मुज स्ट्रेट है, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, ठीक है। बाबल मंदेव, लाल सागर, अदन की खाड़ी, ठीक है, दूसरा भी सही है। मलक्का, अंडमान सागर, दक्षिणी चीन सागर, तो तीनों सही है। ठीक है ना, इसमें तीनों ही युग में सही है। प्रीलिम्स का मेंस का क्वेश्चन देखिए, पश्चिमी एशिया में बढ़ता हुआ सैन्य तनाव न केवल क्षेत्रीय शांति को भंग करेगा बल्कि भारत की जो लुक वेस्ट नीति है और जो ऊर्जा सुरक्षा है उसको भी गंभीर रूप से चुनौती पहुंचाएगा। तो इस पर आपको टिप्पणी करनी, लिखने की कोशिश करनी है। पांचवी न्यूज थी व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी, ये क्या है, भारत मानक समय नेटवर्क से रिलेटेड क्या चीजें हैं, पीआईबी में थी न्यूज, इसको अपन देखते हैं। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और राष्ट्रीय भौतिक जो प्रयोगशाला है उसने देश में सटीक समय वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक व्हाइट रॉबर्ट जो टेक्नोलॉजी है उस नेटवर्क की समीक्षा करी। अब यह है क्या, यह तकनीक सब नैनो सेकंड की सटीकता के साथ में ईथरनेट नेटवर्क पर समय पर सिंक्रोनाइज जेशन को सक्षम बनाती है ना, कि भाई नैनो स्तर पर भी एकदम उसमें त्रुटि नहीं आनी चाहिए।
इसका उद्देश्य क्या है? वित्तीय क्षेत्र जो है, जैसे सेबी है, दूरसंचार जो प्रदाता है बीएसएनएल है, अंतरिक्ष अनुसंधान में जो इसरो है, उसमें सटीक समय डेटा का उपयोग किया जा सके, नैनो सेकंड के स्तर पर भी सटीकता को लाया जा सके, है ना? यही है व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी। ठीक है, किससे रिलेटेड समझ में आ गया। प्रीलिम्स देखिए, व्हाइट रैबिट को मूल रूप से सन द्वारा कण त्वरकों पार्टिकल एक्सीलरेटर्स के लिए विकसित किया गया है, जिसे अब भारत अपने आईएसटी, ठीक है, आईएसटी वितरण नेटवर्क में शामिल करेगा। ठीक है, अब यह तकनीक फाइबर नेटवर्क पर एक नैनो सेकंड, एक सेकंड का भी 1 अरबवा हिस्सा से भी कम समय की त्रुटिहीन सटीकता देगी भारत में। तो जरूरी भी है ना भाई, 1 सेकंड, एक बिल्कुल मिली सेकंड की भी दिक्कत, मतलब त्रुटि आ जाए तो वो कहीं ना कहीं आपके मिशन जो है, अंतरिक्ष मिशन है, तो उसको कहीं ना कहीं डैमेज कर सकते हैं। तो उसके लिए ये सारी टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। सहयोगी संस्थाएं कौन कौन सी? भारत में इसे एनपीएल, इसरो, बीएसएनएल और जो वित्तीय नियामक सेबी है, इसके सहयोग से लागू किया जा रहा है। मेंस के लिए क्या किया जा सकता है? यहाँ से क्या चीज़ें एक्सट्रैक्ट की जा सकती है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, शेयर बाजारों में जो धोखाधड़ी होती है उसको रोकने के लिए सटीक टाइम जो स्टैंपिंग है वो आवश्यक है ना, जो कि कहीं ना कहीं आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा देगा। ठीक है, जीपीएस आधारित जो समय प्रणाली है उस पर निर्भरता कम होगी। साइबर हमलों या फिर सिग्नल जो स्पूफिंग होती है उसके द्वारा आसानी से बाधित किया जा सकता है। अगर आपकी सटीकता ठीक नहीं है तो उसको भी कहीं ना कहीं टैकल किया जा सकता है। 5G और 6G जो दूरसंचार नेटवर्क आप विकसित करोगे, पावर ग्रिड जो सिंक्रोनाइजेशन होगा, उपग्रह का जो ग्राउंड स्टेशन पे जो रियल टाइम जो लोकेशन बताना, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें, उसको कहीं ना कहीं एक जो रीढ़ की हड्डी है आपकी, जो उस इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसको मजबूत करेगा, उसको स्ट्रॉन्ग करेगा। प्रीलिम्स का क्वेश्चन, हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी किससे संबंधित है? तो यह है फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क पर सब नैनो सेकंड का सिंक्रोनाइजेशन। मेंस का क्वेश्चन देखिए, सटीक राष्ट्रीय समय अवसंरचना किसी देश के डिजिटल अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उतनी महत्वपूर्ण है जितनी की भौतिक अवसंरचना। ठीक है, इसको लिखना। भारत में व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी के अनुप्रयोग के संबंध में इस कथन को आपको बताना है। ठीक है, पीएम धन धान्य योजना से रिलेटेड कुछ न्यूज थी, पीआईबी में ये पब्लिश हुआ था। केंद्र ने पीएम धन धान्य जो योजना है उसके तहत 100 सबसे कम प्रदर्शन करने वाले जो कृषि जिले हैं उसकी सकारात्मक परिणामों को देखा। यह योजना 11 मंत्रालयों, 36 केंद्रीय योजनाओं का अभिसरण है, कन्वर्जेंस है। उसके माध्यम से जिला स्तर पर कृषि उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सिंपल, ठीक है ना। अब इसमें बिहार के बांका और उत्तर प्रदेश के महोबा जो जिले हैं वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिले रहे हालिया प्रगति जो रिपोर्ट है उसके आधार पर। प्रीलिम्स के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है? यह योजना विशेष रूप से कृषि के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए 100 सबसे जो निम्न निष्पादन वाले जो राज्य है, जिले है सॉरी, जिसमें उत्पादकता बहुत कम है, उनमें उत्पादकता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया। ठीक है, इसे सॉइल हेल्थ कार्ड, पीएम किसान, मनरेगा, सिंचाई योजना, इन सबको आपस में एकीकृत करके एक एक इंटीग्रेटेड योजना को लागू किया जाएगा, जिसके तहत इन कृषि जिलों में उत्पादकता को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, आ गया समझ में? अब जैसे बांका बिहार है, महोबा यूपी है, चराईदेव असम है, ये शीर्ष जो जिले हैं वो रहे हैं प्रगति के आधार पर। मेंस में देखिए, अलग अलग मंत्रालयों के साइलोस को तोड़ करके, मतलब कि अलग अलग काम करने वाली जो प्रोसेस रहती है उसको तोड़ करके प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए एक जगह पर सारे लोगों को ला करके, सारे मंत्रालयों को ला करके इंटीग्रेटेड जो योजना लागू होगी वो कहीं ना कहीं बेहतर सहकारी संघवाद अभिसरण को बढ़ावा दे सकती है कि भाई सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं। ठीक है, क्षेत्रीय असमानता में कमी आएगी कि भाई इस तरीके से पिछड़े जिलों को अगर आप केंद्रित करके कुछ योजना लागू करोगे तो गाँव में जो आय की जो असमानता है उसको दूर करेगी और कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय असमानता है उसको भी कम करने में हेल्प करेगी। अब ये मॉडल भविष्य में नाबार्ड के जो डिस्ट्रिक्ट क्रेडिट प्लान के साथ जोड़ करके देश के सभी आकांक्षी जिलों में भी लागू करने की योजना बना रही है सरकार। ठीक है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए, पीएम धन धान्य योजना के संबंध में बताइए कितने कथन सही है? ये देश के सभी जिलों में सार्वभौमिक रूप से लागू है, गलत। 100 सबसे पिछड़े जिलों पर लागू है, पहला गलत हो गया। यह विभिन्न मंत्रालयों के कई केंद्रीय योजनाओं को प्रशासनिक और बजटीय अभिसरण को शामिल है। ठीक है, सही बात है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में केवल डिजिटल टेक्निक और ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा देना है, तो तीसरा भी गलत हो गया, तो केवल 2 हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, योजनाओं का खराब क्रियान्वयन अक्सर विभाग जो है, डिपार्टमेंट्स है, उनके बीच में समन्वय की कमी के कारण होता है। पीएम धन धान्य योजना के संदर्भ में बताइए कि मंत्रालयों का अभिसरण किस प्रकार ग्रामीण भारत में जो नीतिगत परिणाम है उसको बदलने में हेल्प कर सकता है, आपको बता रहा है ना। तो ये बेटर एक आपके पास केस स्टडी भी होगी कि अगर इंटीग्रेशन लाना है तो आपको पीएम धन धान्य योजना के तहत जो इंटीग्रेशन लागू किया जा रहा है उसको आपको अपनाना पड़ेगा। ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव रिजल्ट भी बता रहे हैं। सुश्रुत विरासत की बहाली हुई है, 100श्रुतम 2026 अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई है, पीआईबी में न्यूज थी। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में 3 दिवसीय जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी थी 100श्रुतम 2026 उसका समापन किया। ठीक है,
संगोष्ठी का उद्देश्य था जो शल्य चिकित्सा है, सर्जरी है, उसके जनक जो थे आचार्य सुश्रुत, उसकी जो प्राचीन भारतीय चिकित्सा विरासत है उसको आधुनिक शल्य जो चिकित्सा है उसके साथ में जोड़ करके विकसित करना है। ये वैश्विक मंच पर जैसे थाईलैंड, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इनके सर्जन ने आयुर्वेदिक शल्य चिकित्सा पद्धतियों का मतलब प्रभावकारिता पर इसने चर्चा की गई है। ठीक है, ये न्यूज़ थी। तो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी मेंस में भी मेंशन कर सकते हो। आयुष मंत्रालय ने इसको मतलब कहीं ना कहीं लॉन्च किया था। प्लास्टिक सर्जरी के जनक थे आचार्य सुश्रुत, है ना। प्राचीन ग्रंथ भी लिखा था सुश्रुत संहिता। मेंस में प्रीलिम्स में हिस्ट्री से सवाल बन सकता है। ठीक है, एक आयुर्वेद की पत्रिका भी निकाली है आयुष वल्लरी करके। अब पारंपरिक ज्ञान का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, मेंस में यूज कर सकते हो कि भाई साक्ष्य आधारित अनुसंधान जो होगी, रिसर्च डेवलपमेंट पर अगर काम होगा एविडेंस बेस्ड, तो उससे कहीं ना कि आपकी जो प्राचीन जो शल्य चिकित्सा है, वो जो पद्धतियां जो अपनाई जा रही थी, उसको कहीं आधुनिक जो चिकित्सा सेवा है उसमें आप शामिल कर सकते हो और उसको बढ़ावा दे सकते हो एलोपैथी में शामिल करके। आयुर्वेद को वैश्विक मान्यता मिलने से भारत में जो वेलनेस है और जो मेडिकल टूरिज्म है ना, उसको भी बढ़ावा मिलेगा और बढ़ावा मिल भी रहा है। ठीक है, भारत की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति भी पारंपरिक और जो आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उनको इंटीग्रेटेड वे में लागू करने की वकालत हर बार करती रही। ठीक है, तो इस तरीके से मेंस में भी इन चीजों को यूज किया जा सकता है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत के वैज्ञानिक और चिकित्सा जो इतिहास है उसके संबंध में सुश्रुत संहिता के बारे में बताइए कितने कथन सही है। ये मुख्य रूप से आंतरिक जो चिकित्सा है उस पर केंद्रित है। इसमें शल्य जो चिकित्सा है उसका कोई उल्लेख नहीं है, पहला गलत है। इसमें विभिन्न प्रकार के सूत्रक, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट और राइनोप्लास्टी के जैसी प्रक्रिया शामिल है, दूसरा सही है। आचार्य सुश्रुत गुप्त काल के समकालीन राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी चिकित्सक थे। ठीक है, तो तीसरा है वो गलत है, ये 6ठी शताब्दी के आसपास, ईसा पूर्व के आसपास माने जाते हैं, गुप्त काल में ये नहीं थे, तो केवल दूसरा हो जाएगा आंसर इसका सही। ओके, मेंस का क्वेश्चन देखिए, भारत के प्राचीन पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों का आधुनिक वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर एकीकरण कहीं ना कहीं वैश्विक जो स्वास्थ्य चुनौतियां हैं उसका समाधान प्रस्तुत कर सकते हैं। आयुर्वेद के विशेष संदर्भ में इसका मूल्यांकन आपको करना है। अंतिम न्यूज है आज की। कॉर्पोरेट मंत्रालय ने भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान ने नई दिल्ली में जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण का 4था राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। ठीक है, प्रीलिम्स के सीधे पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय कॉर्पोरेट मामलों के संस्थान, कॉर्पोरेट कार्य जो मंत्रालय है उसके तहत काम करने वाली एक स्वायत्त संस्था है ना। और ईसीजी का तात्पर्य इसमें सिंपल सा है कि एनवायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, इन तीनों को इंटीग्रेट करके चलना है। ठीक है, एनवायरमेंट को भी आपकी नीति में शामिल करना है, सोशल जो सोसाइटी है उसको भी, और कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस है, शासन प्रणाली किस तरीके से होनी चाहिए उसको भी शामिल करना है। मेंस में क्या है, वैश्विक निवेशक अब निवेश से पहले कंपनियों के ईसीजी ईएसजी स्कोर को देखते हैं। ईएससी कि ईएसजी स्कोर कैसा है कंपनी का, किस तरीके से वो काम कर रही है पर्यावरण पर, समाज पर, है ना। इसलिए भारतीय कंपनियों के लिए वैश्विक पूंजी आकर्षित करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ईएसजी रैंकिंग में काम करोगे तो आप निवेश को बढ़ावा दोगे। ठीक है, यही चीज है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्पोरेट प्रशासन में अक्सर चर्चा में रहने वाला ईएसजी मानदंड के संबंध में बताइए कितने कितने सही है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन नीतियां, ठीक है, पहली बात सही है। कार्यस्थल पर मानवाधिकार, शेयर धारकों के अधिकार, ठीक है, अधिकारों से रिलेटेड सारी बातें सही हो जाएगी, तो डी हो जाएगा सही। मेंस का क्वेश्चन, व्यावसायिक संगठनों का एकमात्र उद्देश्य केवल शेयर धारकों के लाभ को अधिकतम करना नहीं, बल्कि सभी हितधारकों जो स्टेक होल्डर्स जो होते हैं उनके प्रति जवाबदेही होना। जिम्मेदार व्यावसायिक आचरण के सिद्धांतों के आलोक में व्यावसायिक नैतिकता की प्रासंगिकता को आपको चर्चा करना है। तो ये न्यूज होगी आज की। और बाकी आपके जो कोर्सेज से रिगार्डिंग जो भी इंक्वायरी हो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं हमें। ठीक है, और बाकी आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।